नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। फिर से एक नया मॉक टेस्ट सोल्यूशन लेकर आया हूं। आइए इस पर चर्चा करते हैं। किस वर्ष में पुनर्गठित 20 सूत्री प्रोग्राम प्रभावी हो गया था? देखो, इसको 3 फेज में पूरा किया गया है। इस प्रोग्राम को कितने फेज में पूरा किया है बच्चों? 3 फेज में पूरा हुआ। फाइनली जो पूरा होता है, ये पूरा होता है 1 अप्रैल 2007 को। पूरी तरीके से जो कंप्लीट होता है, ये कब पूरा होता है? 1 अप्रैल 2007 को ये पूरा हो जाता है बच्चों। ठीक है, इससे पहले इसके 3 फेज हुए थे। 3 फेज होते हैं, लेकिन कंप्लीट जो होता है वो कब होता है? 1 अप्रैल 1900, तो 1 अप्रैल 2007 को ये पूरा हो जाता है पुनर्गठित 20 सूत्री प्रोग्राम। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाले भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर क्षेत्र के रूप में कितने प्रमुख बुनियादी ढांचे इस क्षेत्र में है? तो इसमें है बच्चों 8, जैसे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस। इसमें क्षेत्र कितने हैं बच्चों? 8। कच्चा तेल, कोयला एंड प्राकृतिक गैस, ऐसे करके टोटल कितने हैं? 8 क्षेत्र है। ऐसे करके कितने बच्चों? 8 क्षेत्र इसमें आते हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। जापानी वैज्ञानिक ने निम्नलिखित में से किस पौधे को विकास हार्मोन की मान्यता दी थी? ठीक है ना। जापानी वैज्ञानिक ने जिब्रेलिन को विकास हार्मोन की मान्यता दी थी बच्चों। किसकी है? विकास हार्मोन की क्या दी थी बच्चों? मान्यता दी थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं में पक्की ईंट की कलाकृति में किस पशु का चित्रण नहीं मिला है? तो किसका नहीं मिला है? गेंडे का मिलता है हमें, गेंडे का मिलता है, हाथी का मिलता है और बाघ का मिलता है, लेकिन मिलता किसका नहीं है? गाय का हमें कोई भी मतलब कि कोई भी सबूत नहीं मिलता है हड़प्पा संस्कृति के अंदर। ठीक है, इसको सिंधु सभ्यता कहा जाता है। सिंधु नदी के किनारे वशी होने के कारण सिंधु सभ्यता कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना। भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। लेकिन इसके अंदर चीजें लिखी तो गई थी, पढ़ी नहीं गई थी। हड़प्पा सभ्यता के दौरान चीजें लिखी तो गई थी, लेकिन पढ़ी गई नहीं थी। ये बात ध्यान रखना। लिखी तो गई थी परंतु पढ़ी नहीं गई थी, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद वैदिक सभ्यता आती है, और वैदिक सभ्यता कैसी होती है बच्चों? वैदिक सभ्यता ग्रामीण होती है। वैदिक सभ्यता कैसी होती है बच्चों? तो ग्रामीण होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से? ये आंसर हो जाएगा। ये 2500 से लगभग 1750 ईसा पूर्व है बच्चों। ठीक है जी, आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन साइक्लोट्रॉन निर्माण करने के लिए जाना जाता है? साइक्लोट्रॉन निर्माण करने के लिए अर्नेस्ट लॉरेंस को जाना जाता है। किसको जाना जाता है बच्चों? अर्नेस्ट लॉरेंस को जाना जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, अर्नेस्ट लॉरेंस को जाना जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। इन्हीं को 1939 में फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला सर। 1939 में फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था बच्चों? नोबेल प्राइज मिला था। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। नोबेल की जो शुरुआत होती है वो कब होती है बच्चों? 1901 में होती है। कहां पर होती है बच्चों? तो स्वीडन में होती है। स्वीडन किसके नाम पर होती है बच्चों? तो वो होती है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर होती है। पहले भारतीय जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को किया गया था। किसमें किया गया था? तो इनको किया गया था साहित्य के अंदर। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा बच्चों। चले आगे बढ़ते हैं, आइए। जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत की तख्त पर कौन था? तो बाबर जो अटैक करता है मुगलिया वंश का होता है, मुगल वंश से आता है बाबर।
बाबर अटैक करता है बच्चों 1526 के अंदर। बाबर कब अटैक करता है? 1526 में अटैक करता है। और दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी था। कौन था बच्चों? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में हराता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में हराता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। सेकंड बैटल जो लड़ा जाता है वो लड़ा जाता है 1527 के अंदर खानवा में। ये लड़ा गया था बाबर वर्सेस सांगा के मध्य। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और इसमें सांगा हार जाता है। सांगा की तरफ से कुछ गड़बड़ कर दी जाती है। गड़बड़ से मेरा मतलब है विश्वासघात कर दिया जाता है। और पहली बार भारत में खानवा के युद्ध में ही तोपों का प्रयोग हुआ था बच्चों। किसका प्रयोग हुआ था बच्चों? तोपों का प्रयोग हुआ था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। तोपों का प्रयोग होता है। तोपों का प्रयोग होता है। बाबर के द्वारा जिहाद का नारा दिया जाता है। जिहाद का नारा दिया जाता है। सांगा की जहर देकर हत्या की जाती है दौसा में। सांगा की जहर देकर हत्या की जाती है। कहां की जाती है बच्चों? दौसा के अंदर। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। सांगा जो राजा होते हैं वो चित्तौड़ यानी मेवाड़ के होते हैं। ठीक है, ये बात अपने को यहाँ से ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये बात सारी बातें याद रखनी। बाबर जब अब कंटिन्यू युद्ध 1530 तक कंटिन्यू युद्ध लड़ता है। और पानीपत का जो सेकंड बैटल होता है वो होता है 1556 में। और पानीपत का जो थर्ड बैटल होता है वो होता है 1761 में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इब्राहिम लोदी से आगे। द्रव की बूंद आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। ठीक है ना, सरफेस टेंशन। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। किस कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। भारत में पहला ब्रिटिश प्रेसिडेंसी स्थापित की गई थी। तो भारत में पहली फैक्ट्री जो लगाई जाती है, भारत में पहली फैक्ट्री ये लगाई जाती है बच्चों सूरत में। कहाँ लगाई जाती है? सूरत में लगाई जाती है। सूरत कहाँ पर है बच्चों? गुजरात में है। कहाँ पे लगाई जाती है? सूरत गुजरात में लगाई जाती है। और सूरत को कहा जाता है डायमंड सिटी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, डायमंड सिटी कहा जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? सूरत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ जाइए। निम्नलिखित दो देशों में जौहर जलरूमंद द्वारा अलग किए गए हैं। ये हमसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से शहर है, देश है जौहर जलरूमंद द्वारा अलग किए गए। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। जौहर ठीक है, किन देशों को अलग किया जाता है ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, सिंगापुर और मलेशिया। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। सिंगापुर और मलेशिया, ये हमें यहाँ से क्या रखना है? याद रखना है। सिंगापुर और मलेशिया। सिंगापुर एंड मलेशिया। ठीक है, याद ये रखने वाला पॉइंट है। निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में यार्लुंग त्सुंगपो के नाम से जाना जाता है? तिब्बत में। ठीक है, सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, त्सुंगपो के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम बोलते हैं सांगपो। और इसका नाम क्या दे रखा है? यार्लुंग। कौन सी नदी है बच्चों? ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को ये जाना जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ब्रह्मपुत्र का नाम जो ब्रह्मपुत्र पड़ता है वो पड़ता है असम में। देहांग जो नाम होता है, देहांग जो नाम होता है वो कहाँ होता है बच्चों? असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश में होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगडुंग मानसरोवर झील से निकलती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। राष्ट्रीय नदी कौन सी है बच्चों? गंगा। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा।
ट्राई भारतीय दूर संचार और नियामक प्राधिकरण द्वारा वर्ष में स्थापित किया गया था। हमसे पूछा जा रहा है कि भैया इसकी स्थापना कब की गई थी, ट्राई की स्थापना कब की गई थी। ये कब की गई थी बच्चों? 1997 में की गई थी भारत सरकार कार्यकारी आदेश के द्वारा। Which of the following commission is not a statutory body in India? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय नहीं है? वो कौन सा नहीं है बच्चों? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी है, राष्ट्रीय किसान आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो आप ध्यान रखिएगा, वैधानिक निकाय नहीं है। वैधानिक निकाय राष्ट्रीय किसान आयोग। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य जो देश के बड़े इको भंडार में से एक है, निम्नलिखित किस राज्य में प्रशासित है? ये 3 राज्यों में प्रशासित है, जिनका नाम है राजस्थान, यूपी एंड मध्य प्रदेश। 3 राज्यों में है चंबल। ठीक है, चंबल रिवर के और पास ये स्थित है। चंबल जो निकलती है वो मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से होती हुई राजस्थान में जाती है, और राजस्थान होती हुई कहाँ निकल जाती है? यूपी में निकल जाती है, और गंगा से मिलती है इटावा के अंदर। कहाँ पे मिलती है? इटावा, मैनपुरी एक जगह है, इटावा में यूपी यमुना से मिलती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ऐसे करके 3 राज्यों से ये कार्यक्रम होता है बच्चों, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया गया है? केरला कला यूनेस्को, ठीक है ना। यूनेस्को मानवता अमूर्त सांस्कृतिक पूरा किया गया है। तो कहां पे पूरा किया गया है? कुटियाट्टम केरल में पूरा किया गया है। कहां पे पूरा किया गया है? कुटियाट्टम केरलम। केरल का नाम क्या परिवर्तन कर दिया है? केरलम कर दिया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। आओ आगे बढ़ते हैं। वह निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का एक नृत्य रूप है? कर्नाटक का पूछा गया है। रॉफ जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है ना। लावक आपका है, ये महाराष्ट्र का है। और कर्मा कहाँ का है? कर्मा है ये एक्चुअली में यह है छत्तीसगढ़ और झारखंड का। और बैलाता कहाँ का है बच्चों? कर्नाटक का है। ये कहाँ का बच्चों? कर्नाटक का है। आइए आगे बढ़ते हैं। कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? लघु संविधान, 42वां संविधान संशोधन। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा वरिष्ठ भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? एमेलिया वॉलवर्डे को किया गया। अमेलिया वॉलवर्डे को किया गया। ये बात ध्यान रखिएगा, अमेलिया वॉलवर्डे को किया गया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वॉर एंड पीस पुस्तक तो किसके द्वारा लिखी गई है? वॉर एंड पीस लिखी है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। वॉर एंड पीस लिखी गई है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, ठीक है जी। आओ आगे बढ़ते हैं। चाउल या चाइल, ये चाइल है, चाउल नहीं है, चाइल है। ये चाइल हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? चाइल स्थित है बच्चों हिमाचल प्रदेश में। यहाँ क्रिकेट ग्राउंड भी है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। वेलंकनी तमिलनाडु के जिले में स्थित तीर्थ स्थल है। ये हमसे पूछा जा रहा है कि बच्चों कहाँ पे? तो ये है नागपट्टिनम में। कहाँ पे बच्चों? नागपट्टिनम में है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है, ठीक है जी। आओ आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य ने 2026 में कृषि वर्ष घोषित किया है? तो ये घोषित किया है मध्य प्रदेश ने। 2026 कृषि वर्ष
ठीक है ना। 2026 कृषि वर्ष मध्य प्रदेश। केरल में बिजिजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के निर्माण का दूसरा चरण कौन सी कंपनी शुरू कर रही है? हमसे ये पूछा जा रहा है केरल में बिजिजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के निर्माण का दूसरा चरण कौन सी कंपनी चला रही है? वो चला रही है अंतरराष्ट्रीय अडानी पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अडानी पोर्ट। टाटा स्टील चेस इंडिया 2026 में ओपन रैबिट सेक्शन किसने जीता है? तो ये निहाल सरीन ने जीता है। किसने जीता है बच्चों? निहाल सरीन ने जीता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, किसने जीता है? निहाल सरीन ने जीता है। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद छावनी का नाम बदलकर अयोध्या छावनी की मंजूरी किसने दी है? तो वो दी है राजनाथ सिंह ने। ठीक है, फैजाबाद छावनी अयोध्या छावनी। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसान और स्थानीय अधिकारों को आंदोलन से जुड़े किस प्रमुख नेता के नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया डीवी पाटिल। किसके नाम पर रखा गया बच्चों? डीवी पाटिल के नाम पर ये रखा गया। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चनों का सोल्यूशन किया। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।